Morning class 8. So slowly we have moved the key features of Indian constitutions. In the last few videos we have extensively talked about why we need a constitution. याद है ना आपको? हमने अभी तक के जितने वीडियोस थे उनमें समझने की कोशिश करी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है. पहले समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है. नाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द की फीचर. हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर समझें उससे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस और जो उसके आइडियाज़ हैं और क्या लेगेसी है उसको समझने की कोशिश करते हैं. ये एक पार्लियामेंट का पिक्चर इसमें दिखाया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का. देयर वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सेंस ऑफ यूनिटी अमॉन्ग द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली. जब भारत का संविधान बना एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सेंस ऑफ यूनिटी यानी कि सदस्यों के बीच में एक तरह की एकता थी कि संविधान कैसा होगा, सहमति थी. ईच ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशंस वाज डिस्कस इन अ जर्नल डिटेल्स greater detail and there was a sincere effort to promise and reach an agreement through the consensus. तो क्या किया गया जब भारत का संविधान बना? संविधान बनाने वाली एक संविधान सभा थी 1946 में. माउंटबेटन प्लान के तहत भारत में 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि को चुनकर, एक शख्स को चुनकर, दिल्ली में जहाँ संसद है वहाँ पे संविधान सभा थी और उसमें हर एक जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस थे कोशिश की गई उस पर आम सहमति हो. द एबव फोटो शो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ए प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस पिक्चर में दिखाया गया है. तो हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं जो भारत का संविधान बना वो संविधान सभा ने बनाया जिसको हम कॉन्स्टिट्यूट असेंबलीज बोलते हैं और उसमें एक सहमति थी. बाय द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी यानी कि लगभग 1900 जब शुरू हुआ, द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैज बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर सेवरल डिकेड्स. भारत का जो आज़ादी का आंदोलन था, वैसे तो बोलते हैं 1857 में, हमने पढ़ा था, आपको याद है लास्ट क्लास में 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया. लेकिन 1900 के बाद ही देखते हैं कि हमें एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू होता है, एक नेशनलिस्ट मूवमेंट जिसको कहते हैं बाद में, जिसमें गांधी की एंट्री होती है और नए तरह के फीचर्स वो पूरे देश को कनेक्ट करते हैं. इसमें कहा गया है और ये हमें ज़रूरी है, इसमें ये हाईलाइट करके लिखा गया इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत के आज़ादी का आंदोलन. ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है ये अपने आप में यूनिक है. भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी या भारत कैसा होगा, इस आंदोलन में ये बात बिल्कुल क्लियर दिखती थी. जब गांधी अहिंसा नहीं करने की बात कहते थे सारे समुदायों को साथ में लेके चलेंगे, और उस आंदोलन ने यह तय किया कि भारत कैसा होगा. तो क्या लिखा है? ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैज डिवोटेड ए ग्रेटर डील ऑफ टाइम टू इमेजिन एंड प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक. उसमें जो भारत की नेशनलिस्ट थे, भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले, उन्होंने बहुत समय व्यतीत किया यह कल्पना करने में, यह प्लान करने में कि स्वतंत्र भारत कैसा होगा. अंडर द ब्रिटिश दे हैज़ बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स. देखो, जब अंग्रेज भारत में थे तब तो भारतीयों को मजबूर होना पड़ता था उनका कहना मानने के लिए. दे हैज़ अ वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग, तो उनका बहुत कम रोल था. द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटेरियन रूल, अंग्रेजों के अधीन जो एक तानाशाही सरकार का जो पूरा का पूरा उनका अनुभव था, उसने इंडियनों को यह तय कर दिया कि जब देश आज़ाद होगा तो हम डेमोक्रेसी बनाएंगे, हम ऐसा सिस्टम नहीं बनाएंगे. और डेमोक्रेसी कैसी होगी? एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, जिसमें हर एक को बराबर ट्रीट किया जाएगा. एंड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट, और हर एक शख्स को सरकार में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी. मतलब आप वोट देंगे, वोट देके सरकार चुनी जाएगी, आप सरकार की आलोचना कर सकेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे, और ऐसा सिस्टम बनेगा जिसमें सरकार आम जनता के लिए जिम्मेदार होगी. इसी को बोलते हैं पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट. जब आज़ादी नहीं मिली उससे पहले ही भारत के राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम इंडियन नेशनल मूवमेंट कहते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना, इन सब लोगों ने ये समझदारी बना ली थी कि हम डेमोक्रेसी होंगे और हम सबको बराबर का अधिकार देंगे. व्हाट रिमेन टू बी डन दैट वाज टू वॉक ऑन द वे विच अ डेमोक्रेटिक कंट्री वुड बी सेट अप इन इंडिया एंड टू द रूल दैट वुड डिटरमाइन इन फंक्शंस. तो ये किया जाना था कि संविधान सभा में ये तय किया गया कि कैसे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम काम करेगा, कैसे नियम बनेंगे और कैसे उसके फंक्शनिंग होगी, जिसको हम डेमोक्रेटिक कहते हैं. तो ये तय हुआ. दिस वाज नॉट डन बाय ए वन पर्सन, और ऐसा एक आदमी के द्वारा में नहीं किया गया. हम अंबेडकर जी की बात करें, नेहरू की बात करें, गांधी तो इस प्रोसेस से बाहर ही रहे, लेकिन गांधी इंस्पायर थे, संविधान बनाने की प्रोसेस से बाहर रहे, उन्होंने कोई पद नहीं लिया. एक आदमी नहीं बल्कि 300 लोग थे इस संविधान सभा में और ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में 1946. और यह लगभग 3 साल तक, आपकी बुक कहती है 3 साल 2 साल 11 माह 18 दिन, आपने पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का टाइम है. किसी एक शख्स की बात नहीं रखी गई बल्कि 300 लोगों ने अपनी बातें रखी. इसमें कंसेंसस, सहमतियां हुई, आर्गुमेंट हुए,
आर्ग्यूमेंट हुए, लॉजिक रखे गए, डिसएग्रीमेंट हुए, लेकिन सारी बातें में सहमति से हुई। इस तरह से भारत का संविधान लगभग 3 साल की मशक्कत के बाद वो संविधान बना। और इसमें लिखा है दीज मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबलीज हैज अ ह्यूज टास्क बिफोर देम। इनके सामने एक बहुत बड़ा टास्क था। क्या था? द कंट्री वॉज मेड अप ऑफ द सर्वल डिफरेंट कम्युनिटीज, क्योंकि भारत बहुत ज़्यादा समुदायों से बना है जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्म को मानते हैं, अलग अलग कल्चर है उनके। तो ये जरूरी था कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जब भारत का बनाया जाए, लिखित कॉन्स्टिट्यूशन इंडियाज। अच्छा, और जिस समय भारत का संविधान बन रहा था, मैंने ये रेड हाईलाइट किया है बेटा, उस समय टर्मोइल, तूफान मचा हुआ था इस देश में। क्या हुआ था? पार्टीशन हुआ था 1947 में भारत और पाकिस्तान का। मानव के इतिहास में इतना कृत्रिम इस तरह का बंटवारा कभी नहीं हुआ। लाखों लोगों की मौत हुई, भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत, हिंदू मुस्लिम सिख गए। और ऐसे में क्या हुआ था? और जो प्रिंसली स्टेट थे, मैंने बताया था कभी आपको क्लास में, अंग्रेजों के 12 जो स्टेट थे, उसके अलावा लगभग 500-600 ऐसे प्रिंसली स्टेट थे, उन्होंने भारत में मिलने से मना कर दिया। किसी ने पाकिस्तान में मिलने से मना कर दिया, या वो चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें इतनी मुश्किल थी उस समय, पूरा टर्मोइल हो रखा था पार्टीशन के कारण। और उस समय प्रिंसली स्टेट ने मना कर दिया गया। और सिर्फ यही नहीं था, भारत की बहुत बुरी कंडीशन थी, जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी। उस समय भारत में अगर एक आदमी पैदा होता तो उसकी औसत आयु लगभग 30-35 साल होती थी। पूरे देश में अकाल आ जाते थे, भुखमरी आ जाती थी, हमारे पास कोई स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी। तो ऐसी हालत में आपको अंग्रेज भारत छोड़ के गए थे। तो आपको जब हम कहते हैं कि 70 साल में भारत में क्या हुआ, तो आपको याद होना चाहिए कि भारत आज़ादी के समय में बहुत ही दुर्दशा में था। लाखों लोगों को आपको घर देना था, लाखों लोगों को खाना देना था, लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते थे, आपके यहाँ स्कूल्स नहीं थे। ऐसी सिचुएशंस में भारत था, और ऐसी समझ में आपको संविधान बनाना था। तो उनको वो सारी चीज़ें समझ में आ रही थी, हमें कैसा देश चाहिए। ऑल ऑफ दीज इशूज प्ले इन अ माइंड। और जब वो संविधान बना रहे थे, उनके दिमाग में सारी बातें आई। संविधान बनाने वाले उन 300 लोगों के माइंड में, जिन्होंने हमारा फ्यूचर तय किया इस संविधान से, दे रोज टू द ओकेजन्स एंड गिव दिस कंट्री ए विजनरी डॉक्यूमेंट। वो लोग क्या उठे? इस सारी चीज़ों से ऊपर उठे, और उन्होंने विजन, मैंने होता है भविष्य को देखते हुए एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, जो क्या कहता था? रिफ्लेक्ट ए रिस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी। जो ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये कहता था आपकी जाति क्या है, आपका रंग क्या है, आपकी भाषा क्या है, आपका धर्म क्या है, आप क्या खाते हो, क्या पहनते हो, हम इसका सम्मान करते हैं, लेकिन साथ में हम क्या ध्यान रखेंगे? देश की एकता भी बना रहे। भारत नाम का जो ज्योग्राफिकल एक देश बनाने का कोशिश कर रहे हैं, वो भी बना रहे, लेकिन आपकी जो विविधता है, हमें एक नहीं चाहिए, सारे लोग एक जैसे नहीं होने चाहिए, हमें एक साथ रहें, अलग अलग होते हुए भी ये चीज़ें करनी थी। ये उनके दिमाग में था। द फाइनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट, जो फाइनल डॉक्यूमेंट था वो रिफ्लेक्ट करता था द कंसर्न्स फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी। जो संविधान बनाया गया उसमें ये ध्यान दिया गया कि हम गरीबी को दूर करें, सोशियो इकोनॉमिकल समाज में सुधार करें, एज एम्फेसिस द क्रूशियल रोल ऑफ द पीपल कैन प्ले इन द चूजिंग दियर रिप्रेजेंटेटिव। और लोग महत्वपूर्ण रोल अदा करें अपने नेताओं को चुनने के लिए। नीचे बताए गए हैं कि फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिनको हम पढ़ेंगे वाइल रीडिंग दीज। जब आप इन संविधान के, भारत के संविधान के फीचर्स को पढ़ रहे हैं, तो आप ये ध्यान देना। अगर आप ये ध्यान में नहीं दोगे तो आपको फेडरलिज्म समझ में नहीं आएगा, आपको फंडामेंटल राइट समझ में नहीं आएंगे। पहला, डाइवर्सिटीज बहुत जरूरी है। भारत अलग अलग तरह के लोगों से बना है। विविधता, रंग में, रूप में, भाषा में, जाति में, पूजा पद्धति में, खाने में, कपड़ों में, रहने के ढंग में, सामाजिक संस्कारों में, भगवान को पूजने में, ये जो हमारे यहाँ विविधता थी, इसको ध्यान में रखा गया जब संविधान बनाया। यूनिटी, ये ध्यान में रखते हुए आप लोग अलग हैं, ये ध्यान में रखते हुए एकता। सोशियो इकोनॉमिकल रिफॉर्म, सामाजिक और आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार, सबको अच्छा जॉब मिले, अच्छा काम मिले, अभी मिला या नहीं मिला, किसी का शोषण नहीं किया जाए, सोशियो मैंने किसी को ऊंचा नीचा न माना जाए। एंड रिप्रेजेंटेशन दैट द ऑथर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट वर ग्रैपलिंग विद। तो जब ये लोग संविधान बना रहे थे तो इनके ध्यान में ये ध्यान थी कि डाइवर्सिटी, यूनिटी, सोशियो इकोनॉमिकल चीज़ें ध्यान में रहे। Try and understand the way in which they try to balance these concerns with the commitment to transform independent India into a strong democratic societies। हम अगले वीडियोस में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आइए इसको समझिए कि किस तरह से उन्होंने बैलेंस बनाने की कोशिश करी। जो उनका कमिटमेंट था कि हम भारत को स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाएंगे, डाइवर्सिटीज को मेंटेन करते हुए, और इस देश को यूनिक बनाएंगे, ऐसा उनका विचार था। जो हमारा शोषण हुआ था, अंग्रेजों ने किया था, हम उस चीज़ को, उससे बचते हुए एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाएंगे। तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनी है, नहीं बनी है, कितनी डाइवर्सिटीज बची है, हम कितनी डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, ये हमें समझना है आगे। इसी के बीच द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर अम्बेडकर को मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारे संविधान के पिता हैं। ये एक ऐसे समुदाय से बिलोंग करते थे जिसको अस्पृश्य यानी अनटचेबल बोला जाता था। बहुत मुश्किल से इनको समाज में रहने दिया गया, बड़े मुश्किल से इन्होंने पढ़ाई करी, इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, वहाँ से पढ़ा, कानून 2 बार इन्होंने PhD करी। सिर्फ इनको लॉ, कानून में ही नहीं बल्कि इकोनॉमिस्ट, बहुत अच्छे एक इकोनॉमिस्ट भी थे, बहुत ज़्यादा समाज के ऊपर इन्होंने लिखा। तो कहा जाता है मॉडर्न फादर ऑफ इंडिया है।
बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर अंबेडकर। और इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये जिस कास्ट से बिलोंग करते थे, इन्होंने कोशिश करी कि उस कास्ट को समाज में और भारत के संविधान में उसको ऐसा दायरा दिलाया जाए जिससे कि जो कास्ट की जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो सके। वो अभी भी दूर नहीं हो पाई है, लेकिन अंबेडकर का जो योगदान है इस देश के संविधान को न सिर्फ बनाने के लिए बल्कि उसको एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो इंक्लूसिव हो, जो समावेशी हो, जो सोशल जस्टिस की बात करता हो, जो न्याय की बात करता हो, जो हजारों सालों से जो लोग हाशिए पे खड़े हैं उनको बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए अंबेडकर ने ग्रेट कंट्रीब्यूशंस किया। तो ये तो वो फिलॉसफी और बैकग्राउंड था जिसमें हमारा संविधान बना। तो अब हम अगले पार्ट में देखेंगे कि की फीचर्स क्या हैं जो फेडरलिज्म से लेके आगे शुरुआत होते हैं। थैंक यू डियर।